तो 2 दिन की छुट्टी आप लोगों की, और इस 2 दिन में मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा रिवीजन किया होगा। जो पीछे के 10 प्रैक्टिस सेट हैं उनमें आप क्या करते जाओ, जो सवाल आपसे ना हो उसको ना स्टार करते जाओ या टिक लगाते जाओ, या उसको लिखते जाओ कि ये प्रैक्टिस सेट का ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना है, और उसे वीकेंड पे आप प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपका कम टाइम में एक अच्छा रिवीजन सारे के सारे प्रैक्टिस सेट का हो जाएगा। नहीं तो फिर आपको पूरा प्रैक्टिस सेट उठाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार कौन सा क्वेश्चन था जो मुझसे नहीं हुआ था, और ऐसे में हम भूल भी जाते हैं। तो आप या तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर आप लाइव क्लास देखते हो तो, और अगर आप पीडीएफ से देखते हो तो आप पीडीएफ को सेव करके उसका सेट नंबर और क्वेश्चन नंबर अलग से लिख लिया करो। तो क्या करें क्लास की शुरुआत? चलिए, पहला क्वेश्चन से पहले हम लोग होमवर्क क्वेश्चन जो है बच्चे उसे करते हैं। तो ये हमारा लास्ट होमवर्क था, लास्ट क्लास का मतलब। तो क्या इसका जवाब है? जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे मुझे। सवाल है भाई, एक छात्र का अंक गलती से 63 की जगह 83 दर्ज कर लिया, यानी कि 63 होना था लेकिन 83 हो गया। इसकी वजह से उसका एवरेज आधा की वृद्धि हुई है, 1/2 का इंक्रीमेंट हुआ है। सवाल कह रहा है कि कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। देखो, हुआ क्या है कि उसके जो अंक हैं वो 63 लिखे जाने थे, लिख कितने गए भाई? 83। तो कितने की वृद्धि हुई है? आप कहेंगे सर ये तो प्लस का 20 हुए हैं उसके नंबर। अब क्या जो ये प्लस के 20 हैं ये सभी स्टूडेंट में बराबर बराबर बटेंगे कि नहीं? भाई सभी लोगों में क्या ये बराबर बराबर बटेंगे? क्योंकि भाई औसत का तो यही रूल है कि जो भी आएगा वो सब में इक्वल इक्वल बटेगा। तो इस स्टूडेंट के नंबर अगर 63 की जगह 83 हो गए तो ये 20 प्लस हुआ है, और 20 प्लस होने की वजह से औसत में आधे की वृद्धि हुई है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या जो होगी ना, वो 20/1/2 होगी, और ये 2 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, यानी कि छात्रों की संख्या जो है बच्चे वो 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़े। ये तो हमारा होमवर्क सवाल था। बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब बिल्कुल ठीक दिया, लेकिन संख्या कम हुई है। पता नहीं क्यों आप लोग कंपटीशन को कम कर रहे हो। कम मत करो, कंपटीशन को मेंटेन करके रखो। ये सवाल करिए जरा, बताएंगे बच्चे इसका जवाब जल्दी से आप मुझे? यस। मैं चाहता हूं कि आज के 20 में से आपके 17 प्लस क्वेश्चन ठीक हो। कह रहा है संख्या 1 3 5 7 9 11 13 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल में दाईं ओर से अंत में शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। भैया अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं 1 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 और ये 101 तक गुणा करता हूं, तो क्या ये ऑड नंबर्स की ही मल्टीप्लीकेशन है? क्या ये विषम संख्याओं का ही गुणन है भाई? 1 3 5 7 9 11। और अगर मैं नंबर ऑफ जीरो, अगर मैं एक जीरो बनाने की कोशिश करता हूं, तो एक जीरो किस किस से मिलकर बनती है? 1 2 और 1 5 से मिलकर एक जीरो बनती है। क्या बचा? मैंने सही बोला, 1 2 और 1 5। और जितनी 2 की पावर होगी, जितनी 5 की पावर होगी, वहां से हम 2 और 5 के पेयर बनाते हुए चले जाएंगे। जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतनी ही जीरो होगी। इसका मतलब है कि मिनिमम एक जीरो के लिए, मिनिमम एक जीरो के लिए हमारे पास 1 2 और 1 5 होना चाहिए। अब चूंकि मैं तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ऑड नंबर की, तो 5 तो यहां बहुत आ जाएंगे, लेकिन 2 यहां एक भी नहीं है। 2 यहां एक भी नहीं है, तो भाई नंबर ऑफ जीरो कितने हो जाएंगे? शून्य। देयर विल बी नो नंबर ऑफ जीरो।
देयर विल बी नो कोई जीरो यहां पर नहीं होगा। भाई दो ही नहीं है तो जीरो की संख्या जीरो। सेकंड क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे बच्चे इसका जवाब। अच्छा सवाल है। थोड़े से कैलकुलेटिव क्वेश्चन के लिए भी हमें तैयार होकर चलना है भाई। हल्के हल्के सवालों में टाइम को नहीं निकालना हमें। मैं इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपकी कैलकुलेशन पर भी काम कराना चाहता हूँ। सवाल कह रहा है कि 100 में होगा, लेकिन 100 नहीं है ना, 99 के बाद सीधा 101 है। ऑड नंबर की मल्टीप्लीकेशन है। कह रहा है एक व्यक्ति अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से X% ज्यादा अंकित करता है, ओके, और अंकित मूल्य पर 28% का डिस्काउंट भी देता है। यदि उसका प्रॉफिट 22.4% है तो बताओ X की वैल्यू क्या होगी। किसी सवाल में अगर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दिए जाएं, किसी भी सवाल में अगर प्रॉफिट परसेंट और डिस्काउंट परसेंट दोनों दिए जाएं, तो क्या हमारे दिमाग में एक ही फॉर्मूला आता है, कौन सा? सीपी और एमपी का। यस, क्या? 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100% प्लस का प्रॉफिट परसेंट। 100% माइनस डिस्काउंट और 100 प्लस प्रॉफिट, यही आता है भाई अगर डिस्काउंट और प्रॉफिट दोनों दिए होंगे तो डिस्काउंट कितना है 28, 100 में से 28 घटाएंगे तो 72। प्रॉफिट कितना है 22.4, 100 में 22.4 जोड़ेंगे तो बच्चा 122.4। यस, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो ये आ गया। अब सवाल की शुरुआत में उसने बोला कि क्रय मूल्य से X% ज्यादा अंकित करता है, तो आप ये निकाल दो कितना ज्यादा वो अंकित करता है। आप कहेंगे सर इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 28 और 22.4 का योग ही होगा, है ना भाई। इन दोनों का डिफरेंस जो होगा इन दोनों का सम ही होगा। कितना होगा सर? ये हो जाएगा 50.4। और परसेंट में निकालना है तो 50.4 बटा 72 गुणा 100। पॉइंट हटाएंगे जीरो, जीरो से जीरो गया, 24 या 72, 24 दूनी 48, 24 एकम 24, 3 सत्ते 21, तो 7 धाम 70। कितना आ जाएगा बच्चा? ये आ जाएगा 70%। बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। ये सवाल का जवाब बताओ जरा। सवाल है एक लड़का साइकिल से 10 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से और पुनः 12 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से चलता है। पूरी यात्रा के लिए उसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस हो गया भाई। अगर मैं बात करूं एवरेज स्पीड की तो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस तो सवाल से ही उठा लो भाई। 10 किलोमीटर तो वो यहां जा रहा है और 12 किलोमीटर यहां जा रहा है, तो 12 और 10 22 किलोमीटर। और अगर मैं समय की बात करूंगा, टाइम की अगर मैं बात करूंगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है 10 किलोमीटर की, चाल कितनी है 12, तो ये हो जाएगा 10/12 प्लस यहां दूरी कितनी है 12 किलोमीटर की, चाल कितनी है 10, तो 12/10। तो ये जाएगा 2×5 = 10, 2×6 = 12, 2×6 = 12, 2×5 = 10। तो ये कितना आएगा बच्चा? क्रॉस में मल्टीप्लाई करना जरा, 5×4 = 25, 6×6 = 36, 36 और 25 = 51, और 6×5 = 30, ये ऊपर चला जाएगा, है ना भाई। 36 और 25 61, सॉरी 61, है ना। 5×4 = 25, 6×6 = 36 और 25 = 61, और ये 6×5 = 30 ऊपर चला जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लीकेशन कर लो, 22×3 = 66/61, कितनी बार ये जाएगा। और ऑप्शन की भी नजर रखते रखना, है ना भाई। 61 एकम 61, हासिल का जीरो 50 बचेगा,
पॉइंट लगाकर अगर मैं 0 लगा दूं तो कितनी बार जाएगा? 6 पंजे 30, 6 8 48, 8 बार जाएगा। तो लगभग लगभग 10.8 हमारा जो है जवाब आएगा ऑप्शन नंबर बी, अप्रोक्सीमेट 10.8। चलो आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए जरा, बताओ जल्दी से आंसर। वेरी गुड, क्या बात है। हाँ करेंगे, मेंसुरेशन की वन शॉट करेंगे भाई, करेंगे करेंगे। रुको तो सही, रुको रुको रुको, करेंगे। मुझे याद है, तुम ऐसा मत सोचो गुरुजी भूल गए, याद है मुझे। कह रहे विवेक ने 171 कुर्सियां बेची और उन्हें 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया, या बराबर लाभ हुआ बेचने पर। कह रहे कि उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। ऐसा सवाल जब भी आएगा, आप ये सोचो, ये देखो कि उसे ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। आप कहेंगे सर ओवरऑल तो प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, साफ दिख रहा है। और लाभ बराबर अगर हुआ है तो लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ कितना हुआ है? 95 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर। तो लाभ के नीचे लिख दो 95 एसपी। और लेन देन कितनी कुर्सियों का हुआ? 171 कुर्सियों का। तो इसके नीचे लिख दो 171 एसपी और इसके नीचे लिख दो 171 सीपी। एसपी को उधर ले आओ, सीपी को इधर। 171 सीपी बराबर 171 एसपी माइनस 95 एसपी। तो कितना होगा भाई? ये 11 में से 5 गए 6, 16 में से 9 गए 7, 76 एसपी बराबर 171 सीपी। 19 चौके 76, 19 निम्मा 171। तो सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया सर? सीपी के सामने 4, एसपी के सामने 9। यानी कि 4 रुपए की चीज 9 में बेची जा रही है तो 5 रुपए का लाभ हुआ। और प्रॉफिट कितना है बच्चे? तो 5 बटे क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं और इंटू 100। तो ये आ जाएगा 125%। कितना आएगा? 125%। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ओके, आगे सभी का, क्या बात है। अगले सवाल पे चलते हैं, जरा इसका जवाब बताओ मुझे, कौन देगा? तुक्का मत मारा करो यार, एक तो तुम तुक्के बहुत लगाते हो, मैं ये डिसाइड नहीं कर पाता हूँ कौन कॉपी पेन से कर रहा है, कौन तुक्के से कर रहा है। और तुम तुक्के वालों, आधे से लोगों को तो तुम गुमराह कर देते हो। लोग सोचते हैं कि अरे यार इतनी जल्दी आंसर कैसे दे दिया, अभी तो हमने पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा। सवाल है, पहले दूसरे और तीसरे प्रेक्षण का एवरेज 39 है, जबकि दूसरे तीसरे और चौथे का एवरेज 35 है। यदि फोर्थ चौथा प्रेक्षण पहले का 3/5 गुना है तो बताओ चौथा प्रेक्षण क्या होगा? देखो पहला दूसरा तीसरा मैं मान लेता हूं ए बी सी, पहले दूसरे तीसरे को ए बी सी मान लो। अगर उनका एवरेज 39 है तो सम कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 × 39, ये आ जाएगा 117। फिर उसने बोला दूसरा तीसरा और चौथे का एवरेज 35 है, यानी कि बी सी और डी। अगर उनका एवरेज 35 है तो योग कितना हो जाएगा? 3 × 35 यानी कि 105। अब उसने जो केवल बात करी है ना, वो चौथे की और पहले की बात करी है, यानी कि उसने दूसरे और तीसरे को क्या किया होगा? कैंसिल आउट किया होगा। तो अगर वो चौथे की और पहले की बात करेगा ना बच्चे, तो हम क्या करेंगे? इसमें से ये हटा दो, माइनस कर दो।
पहले समीकरण में से दूसरा माइनस कर दो तो बी और सी आपस में हट गए, क्या बचेगा a माइनस डी बराबर 117 माइनस 5 दैट इज 12। अब सवाल ने क्या बोला है बच्चे, सवाल ने बोला है कि जो चौथा है ना, जो फोर्थ है, वो पहले वाले का 3/5 है। पहले वाले का 3/5 का मतलब है कि अगर ये फर्स्ट है तो ये क्या होगा, ये फोर्थ होगा। अगर ये पहले वाला प्रेक्षण है तो जो ऊपर है ना 3, ये फोर्थ होगा। सवाल को पढ़ो तो सही, वो कह रहा है कि चौथा प्रेक्षण पहले वाले का 3/5, यानी कि पहले वाला अगर ज्यादा है 5 तो चौथे वाला जो होगा वो 3 यूनिट होगा, केवल 3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं बच्चे कि मैं इसको मान लूं, इसको 5r और इसको 3r, तो 5r माइनस 3r, 2r किसके बराबर है, 12 के। तो r कितना हो गया, 6। क्या पूछा उसने, उसने पूछा फोर्थ वाला, यानी कि 3r की वैल्यू उसने पूछी है, 3r की वैल्यू। तो 3r कितना हो जाएगा, 3 इंटू 6 इट विल बी 18। तो फोर्थ प्रेक्षण कितना हो गया, 18 हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हालांकि आपको ये 3-4 चीज भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको पता चल गया कि अगर ये फर्स्ट है और ये फोर्थ है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 5 और 3 का। आप कहेंगे सर 2 यूनिट डिफरेंस है, और वो 2 यूनिट डिफरेंस 12 के बराबर हो जाएगा। 1 यूनिट 6 के बराबर, 3 यूनिट 18 के बराबर, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आते हैं बच्चे, और ये एक अच्छा सवाल है। अगर आप मेंसुरेशन की थोड़ी सी नॉलेज रखते हैं तो आप कर जाएंगे, नहीं रखते हैं तो थोड़ा सा वेट करो, हम इसकी एक मैराथन करेंगे। 4 घंटे के आसपास की मैं मैराथन कराने वाला हूँ मेंसुरेशन की, जल्दी ही इसी वीक में हो जाएगी। और वो मतलब फुल पैकेज होगा, फुल पैकेज होगा, सारे फॉर्मूलेज में लिखवाऊंगा आपको, और हर फॉर्मूले पर अब तक के एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट आया हुआ सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल, और किस तरीके से चीज़ों को करना है, कहाँ कहाँ शॉर्टकट करके आगे निकलना है, कहाँ कहाँ हम बिना पेन उठाए चेक कर सकते हैं, सारी छोटी छोटी सारी बातें हम मेंसुरेशन में डिस्कस करेंगे। बताएंगे जरा इस सवाल का जवाब। ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का योग, देखो रेडियस और हाइट का सम बोला है उसने 96। यदि बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल है 12,672 टोटल सरफेस एरिया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया और वॉल्यूम आयतन क्या क्या होगा। आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ अलग अलग दिया हुआ है। आप एक निकालो और आंसर आपका आ जाएगा। अब एक बार थोड़ा सा चेक करके देखें, दिमाग लगाएं, कैसे लगाते हैं। सबसे पहले ये देखो उसने पूछा क्या है, देखो जरा। आप कहेंगे कि सर उसने तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, और बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh, यानी कि फॉर्मूले में पाई आ रहा है, पाई, और किसी भी फॉर्मूले में अगर पाई आए तो आप 11 का मल्टीपल चेक करो। पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो आप क्या करो 11 का मल्टीपल। ऑप्शन में पहले वाला जो है ना, ये वक्र पृष्ठ है, तो ये 11 का मल्टीपल होगा, जरा चेक करना। 99 से कट रहा है, यस। ये 11 से कट रहा है, नहीं। 95 भी नहीं कटता 11 से, 86 भी नहीं कटता, अरे ये तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से कट रहा है। तो मेंसुरेशन देखा और हमने सवाल ऑप्शन चेक किए, 3 हट गए, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए ही हो गया। फिर भी हम इसे करते हैं कि करना क्या है, और डिटेल में चलते हैं। भाई उसने कहा त्रिज्या और ऊंचाई का योग, यानी कि r प्लस एच, क्या दिया हुआ है बच्चे आपको, 96 दिया हुआ है। और कह रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। बच्चे किसी भी बेलन का टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr और ब्रैकेट में h प्लस आर। कितना है ये, 12672। तो 2 × 22/7 गुणा r, और h प्लस आर की वैल्यू सीधी मैं यहां से 96 लिखूंगा, 12672।
यहां से बच्चे आर की वैल्यू हमको मिलने वाली है, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ आर की वैल्यू क्या होगी। भाई 2 से इसको काट दो, 2 छिक्के 12, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 छिक्के 12। अब 11 से काटे, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 3 8, 11 सत्ते 77, 11 छिक्के 66, 24 चौके 96 और 24 का स्क्वायर ही 576 होता है। 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 7 की गुणा 3 में यानी कि 75। तो आपको रेडियस और हाइट दोनों मिल गए, आपको त्रिज्या भी मिल गई, आपको ऊंचाई भी मिल गई। आपसे उसने क्या पूछा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है बच्चे, वो होता है 2 पाई RH। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, 2 गुणा 22/7 गुणा आर कितना है 21 और एच कितना है 75। कैलकुलेट करो, ऑप्शन कोई ना कोई सा आपको डेफिनेटली मिलेगा, ए ही मिलेगा डेफिनेटली, और क्या मिलेगा भाई। 3 कितनी बार मल्टीप्लाई करें, 75 तिया 225, 225 की 2 में गुणा करेंगे तो आएगा 450 और उसकी फिर 22 में गुणा कर दो, 0, 22 पंजे 110, हासिल का 11, 22 चौक 88 और 11 99। ये आपका आ गया कर्व्ड सरफेस एरिया। बाकी और किसी में 99 नहीं है तो आपको वॉल्यूम निकालकर चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फिर भी मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h। इसे आप अपने हिसाब से आर और एच रख के चेक कर लेना। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चे, जरा देखना। वेरी गुड। अर्णव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। ओके, 3 वर्ष के बाद अर्णव की आयु अमाया की आयु का 3 गुना हो जाएगी। भाई वाह। तो अमाया की वर्तमान आयु कितनी है? मुझे एक बात बताओ, आज आपका और आपके भाई की आयु का योग, सम की बात कर रहा हूं, आपका और आपके भाई की एज का जो सम है ना वो 35 साल है, सपोज दोनों का सम मिलाकर 35 साल है। मुझे नहीं पता आप कितने साल के हो, भाई कितने साल का है, लेकिन दोनों का सम 35 साल मैंने कह दिया। अब अगर मैं 3 साल बाद की बात करूंगा तो आप लोगों का सम कितना हो जाएगा? अगर आज आप लोगों की एज का सम 35 साल है तो अब से 3 साल बाद सम कितना होगा? आप कहेंगे सर 35 और 3 38 साल होगा, ऐसे ही बोलेंगे ना? नहीं, पता है क्या होता है, अगर मैं 3 साल बाद जाऊंगा तो आपकी भी एज 3 साल बढ़ेगी और भाई की भी एज 3 साल बढ़ेगी। ऐसा थोड़ी है कि 3 साल बाद दोनों डेढ़ डेढ़ बांट लेंगे आपस में, डेढ़ तू बढ़ जा डेढ़ मैं बढ़ जाऊं, इतनी जल्दी बूढ़े क्यों हो भाई? ऐसा नहीं होता है ना। 3 साल आपकी बढ़ी, 3 साल भाई की बढ़ी, टोटल 6 साल प्लस होगा। तो 35 और 6 41 वर्ष होगा अब से 3 साल बाद। तो यहां अगर अर्णव और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है, भाई अर्णव प्लस अमाया दोनों की आयु का योग अगर 18 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद 3 ईयर लेटर, 3 वर्ष बाद योग क्या हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा अर्णव प्लस अमाया का? तो आप कहेंगे सर 18 प्लस 3 3 साल दोनों की बढ़ेगी, यानी कि 3 साल बाद हो जाएगा 24, 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 3 साल बाद अर्णव अमाया की आयु का 3 गुना होगा, यानी कि 3 साल बाद का जो रेशियो आपको दिया हुआ है ना, वो कह रहा है कि अर्णव अमाया की आयु का 3 गुना, ये रेशियो है। तो 3 और 1 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 24, 1 यूनिट 6, तो 6 तिया 18 और 6 एकम 6, यानी कि अर्णव हो जाएगा 18 साल का, अमाया हो जाएगी 6 साल की। सवाल कह रहे हैं कि अमाया की आज की उम्र कितनी है? बच्चे जो ये अमाया की एज 6 साल है ना, ये तो अब से 3 साल बाद की एज है, 3 साल बाद। और अगर मुझे वर्तमान पूछना है, प्रेजेंट पूछना है, तो इसमें से -3 करना होगा, तो मुझे पता चलेगा कि सर अमाया तो आज की डेट में 3 साल की, कितनी है बच्चा, 3 साल की है। -3 करना होगा 6 में, ये 3 साल बाद की उम्र है तो आज की 3 साल कम कर दो। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल बताओ भाई जल्दी से, कौन बताएगा इसका जवाब?
बताओ बताओ बताओ। सवाल है, 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है। देखो बच्चे, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं कि सर केवल जीडी के प्रीवियस ईयर ही कराओ। तो जिन लोगों को जीडी के, केवल जीडी के प्रीवियस ईयर करने हैं, तो आप लोग इससे पहले जो मैंने 30 प्रैक्टिस सेट कराए हैं, उनमें मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन जीडी प्रीवियस ईयर ही लिए थे। वन शॉट में भी काफी सारे सवाल मैंने जीडी प्रीवियस ईयर लिए थे। तो वन शॉट आप डालेंगे यूट्यूब पर, वन शॉट मैथ जीडी, 3-4 वर्ड डाल दो, आपको सबसे ऊपर 15 16 17 18 क्लास वही मिल जाएंगी अपनी। वहां से आप उनको देखो। 30 प्रैक्टिस सेट भी आपको एप्लीकेशन पर भी मैंने अपलोड करा दिए हैं, टेलीग्राम पर भी रोटेट हो गए हैं, लगभग हर बच्चे के पास वो पहुंच चुके हैं, बिल्कुल ऑर्गेनाइज होकर। अब अ, 1 तारीख को मैं आपकी वन शॉट की जो पीडीएफ है वो कंबाइंड हो चुकी है, 1 तारीख को मैं उसे भी अपलोड करा दूंगा, प्रिंटेबल फॉर्मेट में ही अपलोड कराऊंगा, और हर चैप्टर के साथ उसकी आंसर की इस तरीके से, उसका भी आप प्रिंट निकलवा लेना। तो वहां मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जीडी प्रीवियस ईयर है। अब जो मैं इन प्रैक्टिस सेट में करा रहा हूं आपको बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस अपडेटेड एग्जाम, लेटेस्ट एग्जाम में आए हुए हैं। कुछ इनके अलावा कुछ जो मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन आपके जीडी में बन सकता है अकॉर्डिंग टू आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कुछ सवाल मैं वो रखता हूँ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इस तरह के, या आप ये मान लो ये प्रो लेवल के हैं, ये 2.0 आपकी सीरीज चल रही है प्रैक्टिस सेट की, जहां पर हम प्रीवियस ईयर से थोड़ा सा ऊपर उठ चुके हैं, उनको हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं उनको हमने छोड़ा है, उनको हम कर चुके हैं। कह रहा 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज 7 है, सबसे बड़ी संख्या। भैया क्रमागत संख्याओं का जब एवरेज की बात आएगी, तो जो एवरेज होगा बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या होगी, बिल्कुल मिडल वाली संख्या होगी। तो 5 संख्या है ना, 1 2 3 4 5, एवरेज तो यही होगी भाई, बिल्कुल बीचों बीच वाली संख्या क्रमागत कॉन्जिक्यूटिव के केस में ये 7 है। और प्राकृतिक संख्या है तो इससे अगली 8 हो जाएगी, इससे अगली 9 हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या 9। सबसे आसान सवाल जो एमटीएस अभी पिछले महीने पूछा गया क्वेश्चन है। जरा देखेंगे बच्चे इस सवाल को, बताएंगे इसका जवाब। सवाल है, एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 3/4 किलोमीटर 15 मिनट में, और धारा के वापसी जब आता है तो धारा के साथ आएगा, तो वापसी समान दूरी, जितनी दूरी वो विपरीत में गया है उतनी ही दूरी वापस आएगा, तो 10 मिनट में आ जाएगा। देखो 3/4 किलोमीटर जब धारा के विरुद्ध जाता है तो 15 मिनट लगते हैं, और जब वापस उतनी ही डिस्टेंस आता है, तो जब धारा के विरुद्ध गया है तो जब वापस आएगा तो क्या वो धारा के साथ यानी कि डाउन स्ट्रीम आएगा? कहेंगे बिल्कुल आएगा सर। तो भाई वो आया है 10 मिनट में। कह रहा है उसकी चाल और धारा की चाल का रेशियो। मैं कह रहा हूँ अल्टीमेट तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या आप यहाँ एक चीज देखें कि वो 3/4 किलोमीटर तो धारा के विरुद्ध गया है, अपोजिट टू द स्ट्रीम, और उतनी ही दूरी धारा के साथ आया है डाउन स्ट्रीम। क्या दोनों केस में डिस्टेंस बराबर है उसका? बताओ भाई, क्या दोनों केस में उसकी दूरी बराबर है? आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है सर, दूरी कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो बराबर है। और अगर डिस्टेंस बराबर है तो धारा के साथ यानी कि b प्लस डब्लू, और धारा के अपोजिट यानी कि b माइनस डब्लू। हमें समय के बारे में उसने बोला है, धारा के साथ टाइम कितना लगा है 10 मिनट, और धारा के अपोजिट में टाइम कितना लगा है 15 मिनट। 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10। ये तो समय का रेशियो है। आप जानते हैं अगर दूरी बराबर है तो जो रेशियो टाइम का होता है उसका उल्टा रेशियो किसका हो जाएगा? स्पीड का हो जाएगा, यानी कि 3:2 का रेशियो हो जाएगा। और एक बात और जानते हैं, नहीं जानते हैं तो अब जान लेना ये शॉर्टकट, कि अगर आपको b प्लस डब्लू और b माइनस डब्लू का रेशियो दिया हो और आपको डायरेक्ट b और w का रेशियो चाहिए, तो एक बार दोनों को जोड़ दो, 3 2 5, और एक बार बड़े में से छोटा घटा दो, 3 में से 2 गया 1। डायरेक्ट आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अब आप कहेंगे सर 3/2 किलोमीटर की क्या जरूरत थी? कुछ भी नहीं थी, हमें आंसर रेशियो में पूछ रहा था, हमने रेशियो बना के आंसर निकाल दिया। कैलकुलेशन
से बच ही गए हम, है ना। रेशो रेशो में अपने आंसर के पास पहुंच गए। आगे बढ़ो, सवाल नंबर 10 बताएंगे जरा इसका जवाब। एक मूलधन, एक प्रिंसिपल है, प्रति वर्ष 20% साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट किया जाता है, तो 3 साल बाद उसका मिश्रधन यानी कि अमाउंट 2400 रुपए होता है। कह रहा है 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा। बताओ। 3 वर्ष का अमाउंट, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि 20% रेट है, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 20 या 60? भाई 1 साल का 20%, 2 का 40, 30 का 60, 3 साल का ब्याज 60% है। अमाउंट मिश्रधन कितना है? 100 में कितना हो जाएगा? 160%। कितना हो जाएगा बच्चा? 160%। और 2 साल का ब्याज, और 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज बता दो। अगर 1 साल का 20% है तो 2 साल का ब्याज कितना होगा? सर 20 दूना 40%, 2 साल का ब्याज होगा। ये तो 3 साल का अमाउंट लिख दिया, ये ब्याज। तो अब गुणा कर लो, 4 एकम 4 और 4 चौके, ये रेशियो आ गया, रेशियो आ गया। और हमें तो अमाउंट 2400 दिया हुआ है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 2400, 1 यूनिट की वैल्यू 4 × 6 = 2400। भाई 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 600, यानी कि हमारा जवाब आ गया 600 हो गया। लगे रहो आप मूलधन दर ब्याज बटा 100 में, कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। कह रहे 2 ट्रेन एक ही समय पर 2 स्टेशन से प्रस्थान करती हैं, और क्रम से है 72 किलोमीटर पर आवर और 84 किलोमीटर पर आवर से एक दूसरे की ओर चलती हैं। जब एक दूसरे को पार करती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 108 किलोमीटर अधिक दूरी तय करी, तो क्रम से दोनों स्टेशन के बीच की डिस्टेंस बताओ क्या होगी। एक बात बताओ मुझे, मैंने तुम्हारे पास कॉल करी कि यार चलो मिलते हैं, तुमने कहा ठीक है सर चलो मिलते हैं। मैं घर से निकला हूं सुबह 11 बजे, तुम भी घर से एग्जैक्ट 11 बजे निकले हो, मैं भी एग्जैक्ट 11 बजे, हम 2 बजे मिल गए, कहीं रास्ते बीच में मिल गए। तो 11 बजे मैं निकला था, 11 बजे तुम निकले थे, तो 11 बजे से 2 बजे तक क्या 3 घंटे चला हूं मैं आपसे मिलने के लिए? आप कहेंगे हाँ सर आप कुछ ज्यादा थोड़ी चले हो, 11 बजे से 2 बजे तक 3 घंटे तो हम भी चले हैं। यस, यही बात मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि अगर हम दोनों सेम टाइम पर निकले और कहीं रास्ते बीच में मिले, तो क्या मिलने तक हम दोनों ने बराबर समय तक चला है? यानी कि हमारा टाइम क्या है? बराबर। मैं भी अगर 3 घंटे चला हूं तो तुम भी 3 घंटे चले हो, तो टाइम बराबर हो गया अगर दोनों एक ही टाइम पर चलती हैं। सवाल ने भी यही बोला कि भाई 2 ट्रेन इधर से चली है, एक इधर से चली है, एक की स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर है, एक की स्पीड है 84 किलोमीटर पर आवर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक दूसरे से मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी से 108 किलोमीटर की ज्यादा यात्रा तय कर ली। तो क्या बच्चा मैं ये कह सकता हूं कि कहीं रास्ते में यहां पर वो चलो मिली दोनों ट्रेन, तो क्या उनकी जो स्पीड का रेशियो होगा वो कितना है? 72 और 84, यानी कि 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। क्या यही रेशियो दूरी का हो जाएगा 6-7? जो रेशियो स्पीड का है, क्या वही रेशियो डिस्टेंस का होगा कि नहीं? आप कहेंगे बिल्कुल होगा, दूरी का रेशियो। यानी कि अगर इधर से चलने वाले ने 6 यूनिट की दूरी चली होगी, तो इधर से चलने वाले ने 7 यूनिट की दूरी चली होगी इस पॉइंट तक।
दोनों का डिफरेंस कितना है? 1, और सवाल कह रहा है 108 किलोमीटर। तो कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस आप जोड़ दो, 7 और 6 13 यूनिट गुणा 108। आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 1404 किलोमीटर। दोनों के बीच की दूरी, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन है। कितने समय बाद मिलेंगी ये निकालने की आपको जरूरत भी नहीं। इनकेस अगर आप चाहते हैं ना सर निकालो, तो मिलने का जो टाइम होगा, दूरी कितनी है? 1404, और दोनों की सापेक्ष चाल से आप डिवाइड कर दो। 4 2 6, 8 7 15, 152। ये पूरा 9 बार काट देगा, तो 9 घंटे बाद वो मिलेंगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चा, सवाल नंबर 12। दो बर्तन ए और बी में एसिड और वाटर का रेशियो है 4:5 का, एसिड और वाटर कह रहा है, और 14:13 दूसरे में है। अगर दोनों के द्रव को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि तीसरे बर्तन में आधा एसिड आधा पानी हो जाए? यहां वो कह रहा है, मैंने सवाल आपको करा चुका हूं ऐसा, कि दो डब्बे हैं, एसिड वाटर कह रहा है किस रेशियो में मिलाएं कि जो फाइनल मिश्रण बने ना उसमें आधा एसिड आधा वाटर हो जाए। इस सटीक तरीके से लगाएंगे, या तो एसिड पर लगाओ या पानी पर लगाओ, ये आपने पढ़ा है। अगर आप एसिड पर एलिगेशन लगाते हो तो एसिड का हिस्सा कितना है? भाई पहले बर्तन में एसिड और वाटर है 3:5 के रेशियो में, तो एसिड कितना है? 4 यूनिट, और टोटल कितना है? 4 और 5 9। दूसरे बर्तन में एसिड कितना है? 14 यूनिट, और टोटल कितना है? 14 और 13 27। और जो फाइनल मिश्रण बनके तैयार हुआ उसमें एसिड कितना है? 1 यूनिट, और टोटल कितना है? 1 और 1 2। अब आप यहां एलिगेशन लगाकर रेशियो बना लो। अब मैंने तो एसिड पर एलिगेशन लगाया, मैं एसिड का हिस्सा आपसे पूछा हूं। आप क्या करोगे? आप अपनी रफ कॉपी में पानी पर लगाओ कि भाई 13/27, 5/5 और 4 9, और 1/2। मैं कह रहा हूं 100% सेम आंसर आएगा, कोई इसमें डिफरेंस ऐसा नहीं आएगा। देखो 9 27 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 54। आप क्या करो बच्चे, 54 की गुणा तीनों में कर दो, यहां भी, यहां भी और यहां भी। तो ये हो जाएगा 27 एकम 27 बार, 9 छिक्के 54, 6 चौके 24, 27 से 27 गया तो 14 टाइम्स। देखो 27 में से 24 गया 3, और यहां क्या है? 27 दूनी 54, सॉरी, और 14 दूनी 28, और 28 में से 27 गया 1। क्या रेशियो आएगा? 1:3 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर ए मेरा बिल्कुल ठीक है। आगे है सभी का, आगे चलें, सवाल नंबर 13, और जल्दी से उड़ा दो इस सवाल को, कौन इसका जवाब देगा? अगर वो मजा आ जाएगा आप अगर इसे क्रॉस मेथड से करने वाले हो तो। उड़ेगा सवाल। कह रहा दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक संख्या में से 9 घटा दिया जाए तो प्राप्त संख्याएं 12:23 के रेशियो में होंगी। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए, दूसरी संख्या में 7 घटाया जाए तो। ये तो बाद का काम है, यहां से आगे तो बाद का काम है। पहले तो आप क्रॉस मेथड लगाकर वो संख्या निकालो, वो संख्या निकालो। भाई दो संख्या का रेशियो कितना है? 3:5 का। बाद में रेशियो कितना हो गया जी? 12 और 23 का। कब और क्यों? क्यों? क्योंकि हमने प्रत्येक में से 9 घटाया। देखो अगर प्रत्येक संख्या में जोड़े या फिर प्रत्येक में से घटाए तो आपको साइन की टेंशन नहीं लेनी है। अब जैसे उसने प्रत्येक में से घटाया है तो मैं माइनस का साइन नहीं लूंगा, मैं दोनों तरफ 9 लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साइन वहां देखना होता है जहां एक में से तो घटाए और दूसरे में जोड़े, वहां साइन का थोड़ा सा लफड़ा रहता है। भाई 23 तिया 69 और 12 पंजे 60, क्या डिफरेंस आएगा? 9 का। 12 निम्मा 108 और 23 निम्मा 207, डिफरेंस कितना है? 99 का। ऊपर का डिफरेंस नीचे के डिफरेंस के बराबर। एक यूनिट की वैल्यू 11, तो 3 यूनिट की वैल्यू 11 तिया 33 और 11 पंजे 55।
यानी कि 33 और 55 मेरे पास ओरिजिनल संख्या आ गई। अब जैसे ही ओरिजिनल आई, सवाल ने कहा कि भाई छोटी वाली में तो 3 जोड़ो और बड़ी वाली में 7 घटा दो। यानी कि इसमें तो 3 जोड़ना है और इसमें से 7 घटाना है। तो ये तो 48 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। भाई साहब 36 और 48 का रेशियो कितना है? 12 तिया 36, 12 चौकू 48, यानी कि 3-4 का रेशियो है। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है जी सवाल में, जरा देखेंगे। बताओ जल्दी से आंसर बच्चे इसका। सवाल है, यदि 5 पुरुष या 8 महिला एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो 2 पुरुष और 4 महिलाएं उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? जब भी ये या वाले सवाल आ जाए ना, या वाले, तो एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है? आपसे जो पूछ रहा है ना, 2 पुरुष और 4 महिला, आपको क्या करना है? आपको और बटे या करना है, और बटे या, और बटे या। और बटे या का मतलब होता है बच्चा कि जो और के साथ पुरुषों की संख्या है कितनी है? 2 बटे जो या के साथ पुरुषों की संख्या है 5, प्लस जो और के साथ महिलाओं की संख्या है 4, और जो या के साथ महिलाओं की संख्या है 8, गुणा डी, बराबर जो दिनों की संख्या दी हुई है 12 उसके बराबर हो जाएगा। ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9/10, गुणा डी बराबर 12, 3 तिया 9, 3 चौकू 12। तो 10 की 40 4 में गुणा होगी तो 10 चौके 40, और ये ऊपर का 3 यहां आ जाएगा। यानी कि ये मेरा बिल्कुल सही जवाब हो गया। 13 सही 1/3 है ना भाई, 3 से भाग देंगे तो 13 सही 1/3 आएगा। ऑप्शन नंबर सी, यही आपने करना है, और बटे या। और के साथ पुरुषों की संख्या, या के साथ पुरुष का, है ना बच्चा। अगर देखो इस सवाल में ना एक चीज और थोड़ा सा परेशान कर सकता है, एक और ऐड कर सकता है। आपसे कहेगा 5 पुरुष या 8 महिलाएं, या फिर कह देगा या तीसरा और जोड़ देगा, या 10 बच्चे, ऐसे जोड़ दे, या 10 बच्चे। और आपसे पूछेगा 2 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे कितने दिन में करेंगे? तब भी आपने यही करना है। और के साथ पुरुषों की संख्या, या के साथ पुरुषों की संख्या बटे में कर देंगे, प्लस और के साथ महिलाओं की संख्या, या के साथ महिलाओं की संख्या बटे में कर देंगे, प्लस और के साथ 6 बच्चे, या के साथ 10 बच्चे बटे में करके प्लस करके। सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस, कोई चेंज इसमें नहीं आएगा। तो चलते हैं आगे सवाल पे। कह रहे 860 रुपए को 2 वर्षों के लिए 2 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से निवेश किया जाता है, तो मूलधन और ब्याज की राशि क्या होगी? यानी कि दोनों को मिलाकर आपसे पूछ रहा है। सवाल बड़ा ही अपडेटेड है। बड़ा ही अपडेटेड सवाल है। यहां ब्याज की दर आपको निकालनी है। सवाल ने क्या बोला है? सवाल ने बोला है कि 2 पैसा प्रति रुपए और प्रति माह। पहले तो 2 पैसा प्रति रुपए परसेंट में कितना है? देखो आप जानते हैं बच्चे, 1 रुपया कितना होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। यानी कि आपको 2 पैसे मिलते हैं 100 पैसे पर एक महीने में। एक महीने में आपको हर 100 पैसे पर, प्रति रुपए का मतलब है हर 100 पैसे पर आपको 2 पैसे मिलते हैं। तो परसेंट कितना हो गया? आप कहेंगे सर 2 पैसे 100 पैसे पर और गुणा 100। सर ये तो 2% का ब्याज हो गया, और ये महीने का है, एक महीने का, एक महीने का ब्याज है ये। अच्छा अगर मैं 12 महीने का आपसे पूछूं तो आप कहेंगे सर 12 गुणा 2, यानी कि सर ये तो 24% का ब्याज हो जाएगा। अब ये 24% आपको वार्षिक ब्याज मिल गया, एनुअली वार्षिक ब्याज मिल गया। इस यहां तक पहुंचने का ही सवाल था, बाकी तो आसान है। आपको ये लाइन समझनी थी, 2 पैसा प्रति रुपया प्रति माह, यानी कि 1 रुपया पर 2 पैसा मिलता है। 1 रुपये
100 पैसे, तो 2% का ब्याज 1 महीने में, तो 12 महीने में 24% का ब्याज, यानी कि 24% वार्षिक ये रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज की दर मिल गई। अब उसने कहा 2 साल का, 2 साल का ब्याज और मूलधन जोड़ के बताओ। तो 2 साल का, 1 साल का अगर 24% है तो 2 साल का कितना हो जाएगा, 2 × 24 दैट इज 48%। पहले तो 860 का 48% निकालो, तो ये कितना जाएगा भाई, 4 से जाएगा 12 बार, 4 से जाएगा 25 बार, 12 0 0, 12 6 72, 12 8 96 और 7 103 बटा 25, 25 चौके 100, 3, 25 एकम 25, 5 और 2 7, 25 दूनी 50, लगभग 412 के आसपास। एग्जैक्ट मैं नहीं निकाल रहा हूं, लगभग 412। 860 में जोड़ दो, प्लस 412 जोड़ दो आप 860 में, 2 6 और 1 7, 8 4 12, भाई 1272 आ गया। हाँ 0.8 है, इसका मतलब है यहां भी 0.8 रहा होगा। टेंशन लेनी ही नहीं है, कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल जाए ना तो ऑप्शन आपको बुलाएगा, आजा मैं हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो। ऑप्शन आपकी हेल्प करेगा फिर। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चे, इस सवाल का जवाब जल्दी से आप मुझे बता दो। कह रहे एल की आय एम की आय का 125% है और एल का खर्चा एम के खर्चे का 120% है। यदि एल की आय एम की खर्चे का 180% है तो एल की बचत और एम की बचत का क्रमशः रेशियो। भाई ये इंपोर्टेंट सवाल है और जीडी में शायद हाँ आया भी है 2024। इसको तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल तरीका से आपको पढ़ना है और गौर देकर पढ़ना है। सवाल बहुत आते हैं ऐसे, ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आएगा, मगर वो हो सकता है आ जाए। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं 2024 में इस सवाल को देता, अगर मैं एग्जामिनर होता और 2025 का भी पेपर मैं ही बना रहा होता, तो मैं तो रखता इस सवाल को भाई दोबारा, बैक टू बैक। अच्छा सवाल है। कह रहे एल की आय और एम की आय, सॉरी एल की आय एम की आय का 125% है। तो अगर मैं इन दोनों की सैलरी के बारे में बात करता हूं, इसकी आय के बारे में, तो अगर एम 100 यूनिट कमाता है तो एल की आय कितनी है, 125%, यानी कि 125 हो जाएगी। तो 25 चौकू 100 और 25 पंजे 125, ये तो इनकी सैलरी का रेशियो हो गया, सैलरी का। अब कह रहा है कि एल का खर्चा एम के खर्चे का 120% है, यानी कि अब मैं खर्चे की बात करता हूं, एक्सपेंडिचर की। एल का खर्चा एम के खर्चे का 180% है, सॉरी एल का खर्चा एम के खर्चे का 120, यानी कि एम का खर्चा अगर 100 है, एल का कितना है 120, तो 20 पंजे 100 और 20 छिक्कू 120। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि बचत क्या होती है, बचत बराबर क्या होती है। सर वो होती है आय में से खर्चा माइनस कर दो, यानी कि सैलरी में से आप एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो तो सेविंग मिल जाती है, ये बाद का काम है। उसने एक लाइन और बोली है, उसने कहा यदि एल की आय एम के खर्चे का 180% है, यानी कि इन दोनों रेशियो में से मैं डायरेक्ट नहीं घटा सकता हूं आय में से खर्चा, पहले मुझे इन दोनों रेशियो में कोई रिलेशन क्रिएट करना होगा। ये दोनों अपने आप में अलग रेशियो हैं भाई, ये 5 4 अलग है, ये 6 5 अलग है। ये आपस में कैलकुलेट पता है कब होंगे, जब दोनों के बीच कोई रिलेशन बनेगा। कैसे, उसने बोला है एल की आय एम के खर्चे का 180, तो एल की तो उसने सैलरी को लिया है और एम के उसने खर्चे को लिया है, एम के उसने खर्चे को लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको तो मान लेंगे सपोज ए, 5A और 4A, इसको मान लेंगे 6B और 5B। तो एल की आय कितनी है 5A और एम का खर्चा कितना है, आप कहेंगे 5B। यही बोला है ना उसने, एल की आय और एम के खर्चे का 180% है, तो एम का खर्चा अगर 100 है तो एल की आय कितनी हो जाएगी 180। 5 से तो 5 गया, ये जाएगा 2 पंजे 10, 2 नाम 18, यानी कि बच्चे ए और बी का रेशियो मिल गया आपको 9 और 5 का। ए और बी का रेशियो क्या मिल गया, 9 और 5 का। यानी कि जहां जहां ए है
वहां वहां 9 से गुणा कर दो, और जहां जहां बी है वहां वहां 5 से गुणा कर दो। तो यहां 9 से गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, 9 चौकू 36, 5 छंग 30 और 5 पूरे 25। तो 45 में से 30 गया 15 और 36 में से 25 गया 11। रेशियो कितना बन गया? 15-11 का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है। घटा दिया मैंने, क्यों? क्योंकि मुझे आय में से खर्चा घटाने पर ही क्या मिलेगी? मुझे बचत यानी कि सेविंग मिलेगी, इसीलिए मैंने इसमें से ये घटाया। बहुत अच्छा सवाल है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। बताओ भाई। कह रहा है 10 मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर की तरफ 6 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो रास्ते का क्षेत्रफल, देखो रास्ते का क्षेत्रफल दो तरीके से होता है। एक तो होता है बाहर की तरफ रास्ता, बाहर की तरफ रास्ता, पाथ आउटसाइड, बाहर की तरफ रास्ता, पाथ आउटसाइड। जैसे मान लो ये कोई हमारा मैदान है ना, इसकी 10 मीटर और 8 मीटर चौड़ाई है इसकी। कह रहा है इसके बाहर की तरफ रास्ता है, बाहर की तरफ, आउटसाइड, मैदान के बाहर की तरफ। तो मान लो इसकी चौड़ाई कितनी है? 6 मीटर चौड़ा रास्ता है ये, 6 मीटर रास्ता है चारों तरफ से, 6 मीटर। तो रास्ते का जो क्षेत्रफल होता है ना, एरिया ऑफ पाथ होता है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ। बच्चे अगर रास्ता बाहर की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो वो होता है 2x L प्लस बी प्लस का 2x, यानी कि x मतलब है चौड़ाई, कितनी चौड़ाई है ना। तो आप कहेंगे कि सर 2x L प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस का 2x, यही वाला 2x प्लस करना है। और अगर रास्ता अंदर की तरफ होता, अगर रास्ता अंदर की तरफ होता, अंदर की तरफ रास्ता, तरफ रास्ता का एरिया, एरिया ऑफ द पाथ इनसाइड, बच्चे फॉर्मूला होता 2x L प्लस बी। यहां तक यहां में सेम है, यहां भी सेम है, यहां प्लस का 2x है, बस यहां माइनस का 2x कर दो। अगर रास्ता अंदर की तरफ है तो a प्लस बी माइनस 2x, सॉरी L प्लस बी माइनस 2x, और अगर रास्ता बाहर की तरफ है तो L प्लस बी प्लस का 2x। तो ये दो चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भाई 2x यानी कि 6 दूनी 12, x की जगह 6 रखेंगे, L प्लस बी यानी कि 10 8 18 प्लस 12, 18 12 30 और 12 360। आप कहेंगे ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल ठीक है। उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 48% मिला, वैध मतों का, वैलिड वोट का, और 18% अवैध थे। 18% जो मत थे वो अवैध थे। लेकिन कुल, यदि कुल मतों की संख्या 17,500 है तो दूसरे वाले को वैध मतों का कितना मिला है? वैध मतों का कुल संख्या कितनी है? 17,500। आप मुझे बताओ, अगर 18% अवैध घोषित हो गए, 18% अवैध, तो वैध यानी कि वैलिड वोट कितने होंगे? आप कहेंगे 17,500 का 100 में से 18 घटा दो, सर 82%। ये पता है क्या है? ये वैलिड वोट है, ये वैध मत है, वैलिड वोट। अब कह रहा है कि इन वैलिड वोट का 48% तो एक उम्मीदवार को मिला, तो कह रहा दूसरे वाले को कितना मिला होगा? बच्चे अगर 48% एक को मिला है तो दूसरे वाले को 100 में से 48 घटा दो, सर 52 मिला होगा, 52। पता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, और पता है वो इस जिद पर अड़े भी रहते हैं, वो इस बात को समझने की कोशिश भी नहीं करते, ना जी हम तो नहीं समझ रहे, आप सही समझाओगे, हमारे दिमाग में जो सेट है हम तो उसी को रखेंगे। पता है क्यों? पता है वो क्या करते हैं कि सर अगर 48% एक उम्मीदवार को मिला है ना, तो दूसरे उम्मीदवार को 82 में से घटा दो 48 को। क्यों भाई? 82 में से सर 82 वैलिड वोट है ना, वैध मत है, तो वैध मत का 48% इसको मिल गया, दूसरे वाले को 82 माइनस 48 मिलेगा। ऐसा करना ही नहीं है।
वैध मत पता है क्या है ये 82%? 17,500 का 82% है ये, और ये अपने आप में 100% है। अब इस 100% का 48% एक को मिला है, तो दूसरे को 100 में से 48 घटा दो, दूसरे को 52 मिला होगा। तो हमें इसका कितना परसेंट निकालना है? 52। देखो आप बच्चा या तो इस सवाल में किससे चले जाओ, या तो इसको कैलकुलेट कर लो, या फिर आप इसमें थोड़ा सा डिविजिबिलिटी रूल की हेल्प ले लो। इस संख्या में ना मुझे 52 दिखा, 52 तुम्हें भी दिखा? यस। और अगर 52 है तो 13 चौके 52 होता है, यानी कि मेरा आंसर 13 से कटना चाहिए। ऑप्शन में चेक कर लो, जो आंसर 13 से कट रहा है वही मेरा आंसर होगा। अब आप नहीं करना चाहते तो आप कैलकुलेट कर लो। 25 चौके 100, 25 सत्ते 175, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 4 से जाएगा 13 बार। भाई 7 की गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56 और 1 57, गुणा 13, 13 चौके 52, 13 सत्ते 91 और 5 96, 13 पंजे 65, 65 और 9 74, यानी कि 7462 मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी। दूसरे उम्मीदवार को ये मिलेंगे। तो आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे बच्चे जरा इसको। 19th क्वेश्चन, बताओ जल्दी से इसका जवाब क्या होगा? सवाल है यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, और c बराबर ये है, ये c की वैल्यू है, c बराबर HCF पूछा। जब भी ऐसे पावर वाली संख्याएं है ना, चाहे एलसीएम पूछे चाहे एचसीएफ, आपने एक फास्ट नजर से, पता है क्या देखना है? फास्ट नजर से जो ये बेस है ना, जो ये बेस है, ये प्राइम नंबर होना चाहिए, अभाज्य संख्या। ये अगर अभाज्य नहीं हुआ तो सवाल गलत कर जाओगे। अभाज्य संख्या है 2 3 5 7, हाँ सर सब अभाज्य है। अब हमें HCF निकालना है। देखो HCF के लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रूल क्या है? कि संख्या कॉमन होनी बहुत जरूरी है, संख्या कॉमन होनी बहुत जरूरी है। अगर यहां 2 की पावर है, अगर यहां 2 की पावर है तो यहां भी 2 की पावर कंपलसरी है, यहां भी 2 की पावर कंपलसरी है, और छोटी पावर को उठाना है, छोटी पावर को। अब आगे आ जाओ। अब यहां अगर 3 की पावर है तो यहां भी होनी चाहिए और यहां भी होनी चाहिए, और छोटी पावर को उठाना है, 3 की पावर 2। अब आगे आ जाओ कि बच्चा यहां पर अगर 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर 2 है, यहां 4 है, छोटी पावर को उठाना है। अब 7 पे आ जाओ। 7 क्या कहता है जी? 7 कहता है कि 7 की पावर 3, 7 की पावर 4 और 7 की पावर 1, छोटी पावर को उठाना है। बस इनको आप उठाकर कैलकुलेट कर लो। 4 गुणा 9 गुणा 5 गुणा 7, है ना भाई? देखो 5 चौके 20, 9 सत्ते 63, और 63 दूनी 126, और लास्ट में जीरो। ऑप्शन नंबर बी मेरा बिल्कुल ठीक है, 1200